हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती बहुत अच्छे हैं। और ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेट करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या है ये। ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल फॉर द ईयर 2015 दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2000 फॉलोइंग द एडॉप्टेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। ओके, तो ये इसमें मेनली कितने गोल हैं ये हमें याद रखना है, 8 हैं। और ये 2000 में यूनाइटेड नेशन की जो समिट हुई थी उससे निकला और 2015 तक इसके गोल को हमें अचीव करना था। ऑल 91 यूनाइटेड नेशंस इस मेंबर स्टेट जो थे इसमें 91 थे, एंड एटलीस्ट 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड टू हेल्प अचीव द फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बाय 2015। सो कमिटेड, इन्होंने कमिटमेंट करा है कि किया था कि हमें मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पिछली बार ऑक्सफैम, यूएनडीपी, रेड क्रॉस, यूनिसेफ, WTO, WHO, तमाम तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऐसा कमिट किया है। ठीक है, उसमें बच्चों के एजुकेशन से, उनके हंगर से रिलेटेड, उनको बहुत सी चीज़ें, उनके एजुकेशन से रिलेटेड ये सारे जो है वो काम करेंगे। और जो ये 8 गोल हैं उसमें इन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका बहुत ज़्यादा रोल था। जो गोल्स थे 8 उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से गोल्स थे, और ये हमें याद रखना ही है। टू एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, फर्स्ट था। सेकेंड था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। Third, promote gender equality and empower women. 4, reduce child mortality. 5th, to improve maternal health. 6th, to combat HIV, AIDS, malaria and other disease. To ensure environmental sustainability. To develop a goal partnership for development. Okay, तो ये गोल थे जो आप यहाँ पे इसको इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें ये जेंडर इक्वालिटी के लिए, अगर ये साइन भी आपको याद रहेंगे ना तो अच्छे से याद आ जाएगा। ये हमारा हो गया एजुकेशन से, ये फूड खाने का है, ये जेंडर इक्वालिटी का लग रहा है, ये माँ का मतलब गर्भधारण किए हुए मैटरनिटी से है, ये चाइल्ड से रिलेटेड है, एंड ये हेल्थ से रिलेटेड है, और ये जो मतलब पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट से है, सॉरी सस्टेनेबिलिटी से है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से। ओके, हाँ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से। तो इस तरीके से हमने ये, अगर हमें ये पिक याद है तो भी हम अपना गोल जो है वो पहचान सकेंगे कि कौन सा है। और ये रहा हिंदी में है। तो फ्रेंड्स, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन। अब आपको पता है कि, अच्छा बताइए, पॉवर्टी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछती हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, क्योंकि अब जैसे नॉलेज आप लिखोगे तो आपको तो याद होगा ही, फिर अगर उसको दूसरे पढ़ेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कितने तरह की होती है आपको बताना है, ठीक है। दूसरा है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब आपको बताना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन पे हमारे वहाँ RTI लागू हुआ है, जो राइट टू एजुकेशन है, उसमें कितने साल के बच्चों के लिए ये है। चलो, ये 614 है, ये इजी है। कब एक्ट लागू हुआ ये आपको बताना है। और DPSP जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत, हमारे वहाँ जो है उसमें कौन सा जो अनुच्छेद है, 40 है, 45 है, 42 है, कौन सा है, उसमें इसकी बात की गई है कि मतलब ये जिम्मेदारी होगी अब अभिभावकों की भी। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बताना है। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट से 2 आपको एक्ट बताने हैं कि वुमेन को सशक्त करने के लिए कौन से 2 एक्ट जो है, मतलब कोई भी एक्ट आप वुमेन एम्पावरमेंट से बताइए। चाइल्ड मोरालिटी, आपको ये बताना है कि ये जो है वो कितने पे काउंट किया जाता है, जो भी हम TFR निकालते हैं, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है वो 1000 पे होता है या लाख पे होता है। ओके, इसमें इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ में आपको बताना है कि जो मतलब मैटरनल हेल्थ, जो गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, तो उनकी मृत्यु दर कितने पे काउंट की जाती है, 1000 पे या 1 लाख पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि HIV एंड एड्स, मलेरिया उन्मूलन, अभी बहुत हाल ही में आया था कि मलेरिया को उन्मूलित किया जाना है, लक्ष्य रखा गया है, कब तक, वो आपको बताना है, 2025 है या 2030 है। टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसमें आपको बताना है कि 5 जून को जो इन्वायरमेंटल डे था तो उसमें जो है वो थीम क्या थी। आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके, बट अच्छा चलो बताना मत, लेकिन खुद ही इस क्वेश्चन को आप आंसर दे देना कि आपको हाँ याद है, ठीक है।
नेक्स्ट था टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो हमारे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी था कि उसको सब लोग फ्रेंड बन जाते हैं और ताकि हम 2030 तक उस गोल को अचीव कर सकें। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि पार्टनरशिप ज़रूरी है, तभी तो 22 आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ काम कर रही हैं मिल के, ताकि वर्ल्ड की ये जो जितनी भी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, गरीबी, जिसमें इंडिया तो खैर बहुत ज़्यादा आगे है, प्राइमरी एजुकेशन को लेके है। अब हमारे वहाँ जैसे कि GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, आपको पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर हम बात करें कि प्राइमरी लेवल पे 100% करना है 2030 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 50% हायर एजुकेशन में बढ़ाना है हमें 2035 तक। और अभी बहुत सारे मतलब ऐसे गोल्स हैं जिनको अचीव करना है। ये सारे, ये चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है और मैटरनल हेल्थ, ये इंडिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर जगह है हालांकि, लेकिन इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। डिजीज़ को ले लीजिए, ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ होती हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को भी देखना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट से बहुत सारे कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा देश आगे है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। फ्लोरा फ्लूना से आपके क्वेश्चन है, साइट्स कब आया था, बहुत इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सेकेंड पेपर में भी बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ इतना ही रहने देते हैं। आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ ये रहा आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, कई क्वेश्चन बने हैं। चलिए हम बात करते हैं इसका, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इंडिया एम्स एट। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या पॉलिसी 2000, इससे पहले जो है ना राष्ट्रीय जनसंख्या 1976 में एक बनी हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 76 में ही ये भी हुआ कि 18 और 21 की अब उम्र हो जाएगी शादी करने की, और जिसको कि 1978 से मतलब बिल्कुल लागू कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि कब शादी की उम्र 21 और 18 निर्धारित की गई, तो वो तो होगा 1978 में, हालांकि इसमें ही बोल दिया गया था। इस समय में बात ये है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी। जब हमारी फर्स्ट पॉलिसी आई थी 1952 में जनसंख्या को नियंत्रित करने की, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, आई थी, उस समय से ही शुरू हो गया था। लेकिन 1970 जब ये 1970 में 76 में जब हमारी जनसंख्या नीति बनी, तो उस समय बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की गई थी, और जिसमें एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एक्ट भी बना था, जिसको 1971 में जो एक्ट बना था। तो आपको बताना है कि 1971 में जो एक्ट बना था उसका नाम क्या था। इसको प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, 1971 में कौन सा एक्ट जो है वो बना था। तो बात करते हैं हम 1976 की। तो 1976 में ये रखा गया था एम की 43 लाख से लेके मतलब 40 लाख तक के लोगों की नसबंदी होगी, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई थी। 82 लाख तक लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया था और इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोग हो गए थे। तो भाई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य ही यही था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही से ही ज़्यादा शुरू हो गया था, जब 1971 में आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ही आया था उसी समय पे। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ये किया गया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा जनसंख्या ना बढ़े, उसके लिए जनता में प्रचार प्रसार करना, गर्भ निरोधक मतलब उसका प्रचार प्रसार करना, बांधीकरण करना, और उनको इनाम तक का वितरण भी इसमें शामिल कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बना है, उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि कौन से जनसंख्या नियंत्रण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है वो कारण है। तो आपको हर चीज़ जो है वो ध्यान से पढ़ना है। और इसी समय स्वामीनाथन समिति जो आई थी, तो स्वामीनाथन समिति ने कुछ सिफारिशें दी थी, जिसमें से उन्होंने कहा था कि ये जो नसबंदी है या फिर बांधीकरण है, उसके लिए प्रोत्साहन राशि को समाप्त करना चाहिए। और सब चीज़ें उन्होंने बोली थी, सही है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कि प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसको समाप्त करना चाहिए। तो उसके बाद से अब आया, ऐसे क्रम चलते चलते अब 2002 हमारा आया और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी। तो जिसके कई सारे जो है वो टर्म्स थे उसके, कि कब इसको, कब उद्देश्य को कब पाना है। तो एक तो था अल्पकालिक जो था, दूसरा जो था वो क्या था, वो मध्यकालिक था, और तीसरा जो था वो लॉन्ग टर्म था, मतलब दीर्घकालिक। तो ये दीर्घकालिक 2045 तक था, जिसको अब बढ़ा के 1970 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो शॉर्ट जो हमारा टर्म था उसमें यही चीज़ें थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ों को अच्छा करना था, कि फुलफिल अनमेट नीड
फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटिंग द सर्विस फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो गर्भ निरोधकता की मांग को पूरा करना था, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करना था और स्वास्थ्य समन्वयकों की व्यवस्था करना था। इस तरीके की इसमें थी। मीडियम में जो था उसमें था कि जो प्रजनन दर वगैरह है, TFR जो रेट है उसको 2010 तक कम करना था। कितना करना था? 2.1 तक जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है। और दीर्घकालिक जो था इसमें बहुत सारी चीज़ों को रखा गया था कि जो जन्म और मृत्यु दर है, विवाह है, गर्भ जो लोग धारण करते हैं तो उसका पंजीकरण 100% होना चाहिए कि 100% पंजीकरण करना है, संक्रामक रोगों को रोकना है और सबसे ज़रूरी जो है MMR जो है, मतलब MMR और TFR की अगर हम बात करें तो इनको कम करना था। सॉरी, ये मतलब मोर्टेलिटी जो रेट है तो उसको कम करना था, जो कि लाख पे हम उसको देखते हैं और उसको 100 तक लाना था। कितना लाना था? 100 तक, जो कि अभी बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चों की जो चाइल्ड रेट थी उसको भी जो है वो करना था। कितना आपको? अराउंड 30 करना था, जो कि 1000 पे देखा जाता है कि बच्चे जो 5 साल के हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, तो उसको भी कम करना था। टीकाकरण को सर्वव्यापी करना था। ये शिशु मृत्यु दर जो है इसमें बहुत ज़्यादा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, सॉरी यहाँ TFR नहीं होगा, यहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होगा। मतलब क्योंकि बच्चे की जो है इसको 1000 पे देखा जाता है और कितना करना था? इसको 30 करना है, इनका लक्ष्य था। ठीक है। अब इसको हमें इस जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है कि कितना अचीव इन्होंने किया। ठीक है। तो आप इसको 2011 की जनगणना मैंने कराई है, उसमें मैंने ये बताया है, अगर आप देख सके तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने इसको ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये शॉर्ट था, एक मतलब कि एक रिवीजन टाइप की वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।